हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड डेरिवेटिव्स बाय न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन के बारे में। देखिए, एसिड डेरिवेटिव्स के इंटर कन्वर्जन को समझने से पहले हम न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन को डिस्कस करेंगे। देखिए, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की तरह असाइल डेरिवेटिव्स में भी कार्बोनाइल कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है, लेकिन एल्डिहाइड कीटोन और एसाइल डेरिवेटिव्स की केमिस्ट्री के बीच में एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस होता है। मीन्स ये डिफरेंट टाइप की रिएक्शंस शो करते हैं। अगर हम एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की बात करें तो इनमें जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होती हैं तो एक स्टेबल एडक्ट प्रोड्यूस होता है, और अगर हम एसाइल डेरिवेटिव्स की बात करें तो जब इनमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो एक अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनता है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। या हम कह सकते हैं इस होल प्रोसेस में रिएक्शन सीक्वेंस के थ्रू एक नया कंपाउंड ऑब्टेन होता है जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप का रीजनरेशन हो जाता है। अब इस रिएक्शन की बात करें तो ये एक एडिशन एलिमिनेशन मैकेनिज्म के थ्रू कंप्लीट होती हैं। तो हम कह सकते हैं ये रिएक्शन कार्बोनाइल कार्बन पर टू स्टेप न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक एग्जाम्पल है, जिसको हम जनरली न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। देखिए, पहले बात करते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन किस तरह से होती हैं। फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और एक टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बनाएगा। फिर इलेक्ट्रोफाइल ऐड होके एक स्टेबल एडक्ट प्रोडक्ट बनाएगा। फिर बात करते हैं एसाइल डेरिवेटिव्स में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किस तरह से होती हैं। तो देखिए, इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और एक अनस्टेबल एडक्ट बनाएगा। फिर यहाँ से ये लिविंग ग्रुप रिमूव होगा और ये इलेक्ट्रॉन पेयर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर कार्बोनाइल ग्रुप को रीजनरेट कर देंगे और ये फाइनल प्रोडक्ट बनाएंगे। अब इन दोनों रिएक्शंस की बात करें तो इनमें जो डिफरेंस होता है वो लिविंग ग्रुप की वजह से होता है, और ये लिविंग ग्रुप इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिए, अगर हम वीक बेसिस की बात करें जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड के कॉन्जुगेट बेस होते हैं, वो एक तरह के गुड लिविंग ग्रुप्स होते हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन पेयर को अकोमोडेट करने की एनहेंस्ड कैपेसिटी होती है। देखिए, ये वीक बेस हैं तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर को इजीली अकोमोडेट कर सकते हैं, और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं। अब अगर हम एल्डिहाइड और कीटोन्स की बात करें तो इनके केस में जो लिविंग ग्रुप होते हैं वो या तो हाइड्राइड आयन होंगे या कोई कार्ब एनायन होंगे। अब ये हाइड्राइड आयन या कार्ब एनायन वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस होते हैं, तो इसी वजह से ये अनस्टेबल होते हैं और इनमें डिपार्ट होने की टेंडेंसी कम होती हैं। ये हो जाएगी इसकी रिएक्शन। यहाँ पर हमने ए लिया है और ए की जगह या तो एच हो सकता है या आर हो सकता है। मीन्स अगर हम एल्डिहाइड लेते हैं तो यहाँ पर ए की जगह एच आ जाएगा, और अगर हम कीटोन लेते हैं तो यहाँ पर ए की जगह आर आ जाएगा। एल्डिहाइड के केस में यहाँ से हाइड्राइड आयन रिलीज होगा और कीटोन के केस में यहाँ से कार्ब एनायन रिलीज होगा। अब अगर हम एसाइल डेरिवेटिव्स की बात करें तो इनमें एक गुड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होता है जो कि एक तरह के स्टेबल एनायंस होते हैं। ये हो जाएंगे इनके कुछ एग्जाम्पल। अब ये हाईली स्टेबल होते हैं, इसीलिए रिएक्शन में इजीली रिलीज हो जाते हैं और एल्डिहाइड और कीटोन के कंपैरिजन में डिफरेंट रिएक्शन शो करते हैं। अब देखिए, कई केसेस में अगर हम प्रोटोनेशन करते हैं तो उस केस में ग्रुप के डिपार्ट होने की एबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। जैसे अगर हाइड्रोक्साइड आयन होता है तो उसका प्रोटोनेशन होके H2O बनेगा। अगर एल्कोक्साइड आयन होता है तो उसका प्रोटोनेशन होके अल्कोहल बनेगा। अब इन जनरल बात करें तो अगर लिविंग ग्रुप जितना स्टेबल होता है उस केस में एसाइल डेरिवेटिव की रिएक्टिविटी भी
उतनी ही ज़्यादा होती हैं, क्योंकि स्टेबल लीविंग ग्रुप इजीली रिलीज होके फाइनल प्रोडक्ट बना देता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एसाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पर एसिड कैटलिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। देखिए, अगर हम इस रिएक्शन में एसिड कैटलिस्ट का यूज करते हैं तो सबसे पहले यहाँ पर इस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होगा और फिर ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा। अब इस रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो इजीली हो जाता है, क्योंकि जब ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर किसी भी तरह का नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होता है। और अगर हम सिंपल रिएक्शन की बात करें तो उस केस में जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट होते हैं तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होता है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज जनरेट नहीं होगा। इस वजह से न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोनाइल कार्बन पर इजीली अटैक कर सकता है। अब इस रिएक्शन से एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। फिर इस अनस्टेबल टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट से लिविंग ग्रुप रिलीज होगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से H+ रिलीज होगा जो कि लिविंग ग्रुप के साथ कंबाइन हो जाएगा और इस सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं एसिड डेरिवेटिव्स के इंटर कन्वर्जन की। तो देखिए, अगर हम मोर रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव्स की बात करें तो उनको इजीली लेस रिएक्टिव एसिड डेरिवेटिव्स में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एसिड क्लोराइड्स की बात करें तो वो एसाइल डेरिवेटिव्स में मोस्ट रिएक्टिव होता है, तो हम इसको इजीली एनहाइड्राइड, एस्टर्स या अमाइड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए, ये हो गया एसिड क्लोराइड, इसको एनहाइड्राइड में कन्वर्ट किया जा सकता है या इसको एस्टर में भी कन्वर्ट किया जा सकता है और इसको अमाइड में भी कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर हम एनहाइड्राइड की बात करें तो इसको एस्टर और अमाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है। अगर एस्टर की बात करें तो इसको अमाइड में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर इस कन्वर्जन का रिवर्स ऑर्डर पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स लेस रिएक्टिव को हम मोर रिएक्टिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। जैसे एनहाइड्राइड की बात करें तो इसको एस्टर या अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन एसिड क्लोराइड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। इसी तरह से एस्टर को अमाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसको एसिड क्लोराइड या एनहाइड्राइड में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। और अगर हम अमाइड की बात करें तो इसको एसिड क्लोराइड, एनहाइड्राइड और एस्टर में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता।